नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग। यूपी में हम आज की सुर्खियों के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं मनीष जी। मनीष जी, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर से। अपर्णा प्रतीक का तलाक, जो कल खबर आ गई थी, अब उसमें आगे क्या है? सारी खबरों को अनुराग, अपर्णा और प्रतीक के तलाक से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, उसने सारी खबरों को पीछे छोड़ दिया है। चाहे वो अखबार हो, वेबसाइट हो, टेलीविज़न हो, सब जगह इन दोनों लोगों के बीच के रिश्ते को लेकर तमाम तरीके की अन्य पहलू से भी खबरें आ आ रही रही हैं। हैं और बताई जा रही हैं कि इनका रिश्ता कितना पुराना था, कैसे दरार पड़ी, कौन क्या है, कैसे है। हो भी क्यों ना, क्योंकि मुलायम परिवार का मामला हाँ, है और बड़े मुलायम सेंसिटिव। सिंह के बहू और उनके बेटे का मामला है। हम्म। ऐसा लग रहा था कि जब सोमवार को प्रतीक यादव ने एकाएक अपने इंस्टाग्राम पे इस बात की घोषणा की, अपर्णा यादव को भला बुरा कहते हुए, कि मैं उनसे तलाक लेना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। उसके बाद अपर्णा के भाई ने एक पोस्ट किया और तमाम लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये गलत हो गया है, क्योंकि प्रतीक का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है हाँ, और उनके भाई ने ये कहा उनके था भाई पहले। ने ये कहा कि हैक कर लिया गया है और कोई खेल खेल रहा है। लेकिन बदकिस्मती उनकी ऐसी रही कि उसके कुछ ही घंटे बाद प्रतीक यादव ने सोमवार को फिर से एक हाँ, उनका दूसरा पोस्ट आ गया। इंस्टाग्राम पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि अपर्णा ने किस तरीके से उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। उसमें उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाते हुए, हम्म। हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मेरे भाई, मेरी माँ और मेरे पूरे परिवार से मेरा संबंध तोड़ दिया, हम्म। क्योंकि अपर्णा को अपने सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं हाँ, दिखता है बहुत और महत्व संबंधों की कोई कदर नहीं। महत्वाकांक्षी महिला उनको बताया, यानी जो हैक वाली बात थी वो हाँ। पूरी तरह से और गलत है। और और अब इसमें सबसे बड़ा बड़ा संकट ये है कि दोनों ही तरफ से किसी भी पार्टी का कोई रिएक्शन सामने फिजिकली नहीं मिला है अभी, हाँ। क्योंकि प्रतीक विदेश में ऐसा बताया जा रहा है। विदेश से। हालांकि अपर्णा तो लखनऊ में ही होनी चाहिए हम्म। और वो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, तो गाहे बगाहे उनको दफ्तर भी जाना पड़ेगा। हम्म। तो आज न कल अपर्णा यादव की क्या इस मामले पर प्रतिक्रिया है, ये हमें जानने को मिल सकता चलिए, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाता है और आगे की खबरों का भी। इसके आगे बढ़ते हैं। नोएडा है। अथॉरिटी के एक सीईओ एम लोकेश को सीएम ने हटा दिया है। इस हटा दिया है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक नौजवान की जान गई जी है। जी, मैं क्या इसमें क्या खिचड़ी पक रही है, और मतलब जनरली ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिलता है अनुराग। हाँ, बड़ी पोस्ट है सीएम नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की पोस्ट। देखिए, ये मनीष जी बहुत दुखद घटना हुई थी। नोएडा अथॉरिटी में एक लड़का कार से जा रहा था और वो थोड़ा सा कोहरे के कारण भटक कर वो पड़ोस के एक नाले में, शुरुआत में कहा गया कि एक नाले में गिरा है। एक्चुअली वो एक साइट की पर खुदा हुआ बेसमेंट था जिसके पे पानी भरा हुआ था और वहाँ एक दलदल सा बन गया था। अरे राम राम। उसमें वो फंस गया और उसने अपने फादर, रात के करीब 12 बजे हुए थे, और सबसे दुखद बात यह है कि वहाँ से उसका सोसाइटी जहाँ वो रहता था वो सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थी। तो उसने अपने ओ फादर को हो। कॉल किया और उसको, उनके फादर वहाँ पहुँचे, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, हम्म। एनडीआरएफ वगैरह सब आए। हम्म। लेकिन जो बचाव हुआ वो बड़ा सिस्टम पर सवाल खड़ा करता हाँ। है, नोएडा की प्लानिंग पर, बहुत चीज़ों पर सवाल खड़ा करता है। सीएम अगर एक्शन मोड में आए हैं तो हम्म। बिल्कुल सही बात है कि वहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुंची। जो क्रेन मंगाई गई, हम्म। वो लड़का करीब 50-60 मीटर दूर था, क्रेन 30-35 मीटर ही पहुंच पाई। अरे। और करीब वहाँ पुलिस और लोग तमाशा देखते रहे। उसके फादर खुद पानी में उतरने को तैयार थे, उनको पुलिस ने रोक दिया और होते करते एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में रहते रहते वो डूब गया। और अभी मौजूदा स्थिति यह है कि उस लड़के की कार अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं निकाल पाई है। तो आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के इर्द गिर्द जो सबर बरस रहा है, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से मतलब अप्रबंधित और है कि कैसे कितनी, जहाँ पर हम। जाहिर सी बात है, और ये तो उनकी लापरवाही है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक नौजवान युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा जैसे जैसी बात, इलाके में गड्ढे में डूब के डूब उसकी डूब जान चली चली जाए, गई। इससे बड़ी तो बदकिस्मती ये और सिस्टम का नहीं डूबना नहीं है एक तरह नहीं की। नहीं कोई बात हो सकती। हम्म। दूसरी खबर, क्राइम की भी बड़ी दिल दहलाने वाली घटनाएं यूपी में सामने आई हैं। सहारनपुर से लेके एटा तक जी पिछले 24 घंटे में हाहाकार मचा हुआ है। उस पर जी, आप कुछ सहारनपुर ब्रीफ में देना एक चाहें। बहुत दुखद घटना हुई है मनीष जी। एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। उसमें पति, पत्नी और माँ और 2 बेटों के शव बताए जा रहे हैं। ये सिंचाई विभाग में अशोक नाम के एक अमीन हैं, जो अपने पिता की जगह मृतक आश्रित में उन्होंने नौकरी पाई थी, जो अब तक पुलिस की हम्म। जाँच में पता चला है। और
मौके पर पुलिस ने जाके देखा तो वहाँ पर 5 लाशें पड़ी हुई थीं, जिनमें से एक पति-पत्नी अशोक और अशोक उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे जो 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं शायद, हम्म। और उनकी माँ की लाश अरे वहाँ पर राम। मिली। अशोक के पास एक तमंचा पड़ा हुआ मिला है, तो प्रथम दृष्टया पुलिस फिलहाल ये मान रही है कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है। इस तरह के मामले आए हैं, अभी जाँच इसमें जारी है, लेकिन ये बहुत दुखद है। एटा और एटा में भी एटा कुछ। में तो जो हुआ है, एक परिवार के 4 लोगों की ईंटों से कुचल-कुचल कर हत्या की गई है। बुजुर्ग दंपति थे, 70 साल और 65 साल के पति-पत्नी, उनकी एक बहू और उनकी एक बेटी, मतलब उनकी पौत्री। इन 5 लोगों का है। इस मामले में पुलिस को भी कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये हत्या है। मैंने देखा है कि एटा या खासकर उस इलाके में, आगरा के आसपास के इलाके में इस तरीके की नृशंस हत्या की घटनाएं बहुत देखने को मिली हैं। एक समय था जिस समय कच्छा बनियान गिरोह का हाँ, का पूरा जो बहुत। ग्रिप वो ब्रज क्षेत्र पे बहुत तगड़ा हुआ करता था, क्योंकि उन क्षेत्रों के साथ ऐसे अपराध करने वालों के लिए एक सहूलियत ये रहती थी कि वो तुरंत ही बॉर्डर पार करके राजस्थान या एमपी में चले बहुत, जाते वहाँ थे। आप हरियाणा आगरा चल की सीमा दोनों जगहों से लगती जी, है, जी। तो वो बड़ा मुफीद होता था और दिल दहलाने वाली इस तरीके की घटनाएं सुनने को वहाँ बहुत पहले मिलती थी। हालांकि अब तो काफ़ी उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी घटनाएं तो घटनाएं हैं। एटा में इस तरीके की घटना हो गई, 4 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। अभी मदरसे को लेकर काफ़ी। हाँ, मदरसे को लेकर एक हाईकोर्ट का फैसला आया है मनीष जी, उस पर थोड़ी-सी एक बात मैं ये कह दूँ। हम्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि अब अगर मान्यता या रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप उस मदरसे को इस आधार पर सिर्फ सील नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, मान्यता नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो सरकारी अनुदान का हकदार नहीं होगा, नहीं होगा। और लेकिन आप उसे सील नहीं कर सकते हैं। श्रावस्ती का एक मदरसा है, अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इसको 24 घंटे के अंदर इसकी सील खोल दीजिए। जिला ओहो। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उसको नोटिस भेजकर सील कर दिया था। इस पर हम्म। कुछ सियासी बातें भी आई हैं। हाँ, वो मायावती ने अभी अभी ट्वीट करके हुँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फैसले को अति महत्वपूर्ण और समसामयिक और स्वागत योग्य बताया है। मायावती ने कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है उससे बहुत राहत मिलेगी। और मैं बता दूं कि मदरसों को लेकर उनकी वैधानिकता और अवैधानिकता को लेकर लंबे समय से बड़ा प्रदेश में हाहाकार मचता रहा है। सियासी आंधी चलती रही है, और इस बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर होगा। अब तो देखना होगा कि कैसे इसमें प्रशासन काम करता है। प्रशासन काम करता है, और मुझे लगता है अभी इसमें राजनीतिक बयानबाजी अभी और होगी, होगी होगी और होगी। कुछ मामले पुराने भी अब खुलेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और वहाँ पे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले कई घंटों से अनशन पर हैं, और उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें स्नान करने के लिए स्नान क्षेत्र तक उनके रथ से मेला प्रशासन ने जाने नहीं दिया, और जहां पुलिस ने उनको रोका वहीं पर वो अनशन कर रहे हैं। अब इस मामले में अनुराग एक नया डेवलपमेंट ये आ गया है कि मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ये पत्र लिखा है कि आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। शंकराचार्य की उनकी पदवी पे मतलब सवाल उठाया है। और मैं बता दूं कि पिछले कई सालों से अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर ये जो सवाल का जिन्न था ये बैठ गया था, शांत हो गया था। हाँ, वो चर्चा खत्म लगभग सी हो गई। स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उत्तराखंड की जो ज्योतिष पीठ है उसके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बनाया गया था। उनके चेले होने के क्रम में जब उनको ये पदवी दी गई थी तब जोशीमठ से लेके बनारस तक उनका बहुत विरोध हुआ था। उनकी जाति को लेकर भी विरोध होता रहा है, और तमाम विवाद होते रहे। विरोध क्या, विवाद होते रहे, हालांकि बाद में ये साफ हुआ कि वो ब्राह्मण है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेला प्रशासन को अचानक अभिमुक्तेश्वरानंद से ये क्या पूछने की जरूरत पड़ गई कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। कुछ उन्हें है इसकी मान्यता मिल चुकी है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद भाजपा सरकारों पर वो हमले करते रहे राम मंदिर के जब राम मंदिर का जब कार्यक्रम हुआ था तभी उनको शंकराचार्य उद्घाटन का जब आमंत्रण नहीं मिला था शंकराचार्यों को, तो बड़ा मुखर थे ये बहुत। तो यानी पटरी तो इनकी सरकार से नहीं बैठ रही थी, लेकिन फिर भी ये जो धर्म कर्म के और संतों के काम में जो कुछ हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक और बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है अनुराग, कि वैसे आमतौर पर माघ मेले में शंकराचार्य स्नान करने के लिए आते हों,
ऐसा मैंने हाँ। बहुत स्पॉट नहीं किया क्योंकि मैं सालों इलाहाबाद में रहा हूँ हाँ, मैं और कुंभ या अर्ध कुंभ में ही ही अखाड़े और शंकराचार्य इन सब लोगों का आना स्नान की जाना चर्चा हुआ होती करता है, था। शाही हाँ, स्नान या ये जो लेकिन है। अब क्या कहें, इसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई है प्रयागराज में स्नान की कि अब माघ मेला भी कमोबेश कुंभ जैसा ही हाँ, दिख रहा बहुत है। बहुत भीड़ वहाँ नज़र बहुत आ रही है, बड़ी, बिल्कुल। लेकिन ये शंकराचार्य से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है और गहरा था। इसमें तरह-तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो यूपी में आज में यहीं तक, कल फिर हम हाज़िर होंगे सुर्खियों के साथ। बातचीत के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।